Hello students, today we are going to start unit 5 rotational motion, in which we discuss about what is rotational motion, what is radius of gyration, and we are also going to discuss parallel and perpendicular axis theorem, and what is torque, angular momentum and its relation with moment of inertia. And the very important topic of this chapter is what is moment of inertia. We are going to discuss in this video. सो बेटा हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। रोटेशनल मतलब क्या होता है, तो जब भी कोई मोशन किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें जो टर्म आती है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर या बाहर जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास होता है सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब फुल बॉडी का मास उस पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है सेंटर ऑफ मास की, आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता इंटरनल फोर्स का, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है मोशन का। फॉर रेगुलर बॉडीज सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होता है। जो इरेगुलर शेप होते हैं उसका हम नहीं बोल सकते सेंटर पे होता है, लेकिन जो रेगुलर शेप होते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। फॉर इरेगुलर शेप सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे हमने उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा, किन किन बॉडी से कितनी बॉडी से जिसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट इट्स पोजीशन फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स के लिए हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है बेटा। तो सेंटर ऑफ मास आपको पता है इनसाइड और आउटसाइड। सेंटर ऑफ मास आपको पता है जैसे कि इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब हमें टू पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है बेटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक एक्सिस दे रखी है आपको, इसके अलॉन्ग दो पार्टिकल्स है, एक ए है और एक बी है। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है सी। इस एक्सिस से सी तक की डिस्टेंस मान ली हमने एक्स है। इस फर्स्ट पॉइंट तक की हो गई x1, दूसरे पॉइंट के लिए हो गई x2। ठीक है, अब कंसीडर करा हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसका मास एक का m1 है एक का m2 है, डिस्टेंस x1 x2 है ओरिजिन से, c सेंटर ऑफ मास है और उसकी पोजीशन x दे रखा है। तो हम यहाँ पर जब वैल्यूज़ निकालेंगे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब m1 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी m2 की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के। तो देखिए हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर m1 इंटू ए सी और m2 इंटू बी सी। तो ए सी को लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ ए, देखिए आप डायग्राम में इसको लिख सकते लिखा ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, नाउ m1 ओ सी की वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है x1, m2 की वैल्यू है x2, इसकी वैल्यू है x ओ सी की। जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो m1x m1x1 m2x2 m2x, x कॉमन ले लो m1 प्लस m2, यहाँ से m1x1 m2x2। तो जो सेंटर ऑफ मास x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल। अगर थ्री पार्टिकल्स देते तो उसके लिए सिंपल तीन कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा m1y1 m2y2 m3y3 m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे तो ये होगी और टू दे रखे होंगे तो ये वाली होगी बेटा। नाउ नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला और कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बोल सकते हैं, रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पता है ना, किसी भी टाइप के चेंज को अपोज करता है बॉडी के अंदर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही करता है। रोटेशनल बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का चेंज होता है उसको अपोज करेगा। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसका जो फॉर्मूला होगा वो मैथमेटिकली इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो यहाँ पर एक रिजिड बॉडी, हमने रिजिड बॉडी जिसका कोई शेप साइज होता है उसको हमने दे रखा। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग सारी बॉडीज क्या करेंगी, रोटेट करेंगे। पहले बॉडी का मास m1 r1, दूसरी m2 r2, ये mn rn तक है जो कंबाइंड। तो जो इनर्शिया होगा ना वो सारे जितने भी मास और रेडियस है उसके स्क्वायर का समेशन के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा सम आई इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश डैश इज एन टेन डिपेंड कर रहा है, उसकी साइज पे डिपेंड कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, के।
फाइंड आउट इट्स एक्सप्रेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। कहाँ से दी जाती है? सेंटर ऑफ मास से दी जाती है। सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब पूरी बॉडी का जो भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना, उसके इक्वल होती है वो रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम डिनोट करेंगे के से। जैसे आपने एक बॉडी ली है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है, और एक बॉडी अलग से यहाँ पे बनाई है जिसका सेंटर ऑफ मास है एम और रेडियस है के। ठीक है, अब रिजिड बॉडी आपने कंसिस्ट करी जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश 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 I n। I1 होता है M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, Mn Rn स्क्वायर। अब जिसका मास टोटल m है तो उसके लिए इनर्शिया क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। हमने माना था ना दूसरी वाली बॉडी को जब हमने करा, तो k यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल्स टू I इक्वल्स टू समेशन एम के स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो। फर्स्ट M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर वाली थी और सेकेंड एम के स्क्वायर वाली थी। M1 M2 Mn ये सारे को मैं मान लेती हूँ मास, सबके मास सेम कर देती हूँ, m मान लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन थर्ड से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर Rn स्क्वायर। अब m को लिख सकते हैं Nm, क्योंकि ये जो m है ये तो पूरी एक्चुअल बॉडीज, जितनी भी पूरी बॉडीज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी थी वो n बॉडीज के इक्वल ही है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं Nm। m से m कैंसिल, तो यहाँ से में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Rn स्क्वायर अपॉन में एंड ये n पार्टिकल्स के लिए था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमने क्या होता है? इक्वल होता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास शेप साइज ऑफ बॉडी पे। इसका लीनियर मोशन होता है, इसका रोटेशनल मोशन होता है, कांस्टेंट होता है वो बॉडी के लिए। ये हर एक्सिस के अलॉन्गली क्या होता है? वेरी करता जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट इज स्टेट एंड प्रूव परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पर हमें नाम से समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक्सिस यहाँ पे कैसी बेटा? परपेंडिकुलर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम बोलती है द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे तीन एक्सिस की बात होगी बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो किसी भी दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, ये y है तो इसको लिख दिया I y, ये x है तो इसको लिख दिया I x, और ये z है तो इसको लिख दिया I z। तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इन दोनों एक्सिस का सम, मतलब ये, ठीक है, इक्वल होगा उस थर्ड एक्सिस के जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है और इनके इंटरसेक्शन से जा रही है। तो किसके इक्वल होगा? आई जेड के। मतलब हमें इस एक्सिस में प्रूफ करना है कि आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट वही है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले से समझाया है। नाउ आई एक्स आई वाई आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आई जेड ले लिया आपने जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें प्रूफ करना है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। देखो बेटा तीन एक्सिस दिख रही है आपको यहाँ पर, दिस वन, दिस एंड दिस, सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से अलग अलग होगी। जेड के लिए यहाँ पर ओरिजिन से आर मान ली, यह एक्स हो गई, ये हो गई यहाँ से वाई। अब बेटा एक पी पॉइंट हमने कंसिडर, तो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? वाई। देखो समेशन एम वाई स्क्वायर, एक्स वाई की देखें तो समेशन एम एक्स स्क्वायर, जेड की देखें तो समेशन एम आर स्क्वायर। अब ट्राइंगल ओ पी ए दिख रहा है क्या आपको? देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल ओ पी ए, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी? ये एक्स है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मिला हमें आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड हमने एम का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड समेशन ले लिया, तो समेशन एम आर स्क्वायर समेशन एम एक्स स्क्वायर समेशन एम वाई स्क्वायर। समेशन एम आर स्क्वायर फर्स्ट हमने निकाली थी, क्या थी? आई जेड, एम एक्स आई वाई, एम वाई आई एक्स। तो इस सो बेटा बहुत इजी है, हमने क्या करा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया हमने, फिर दोनों तरफ एम का मल्टीप्लाई, तो एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों साइड समेशन ले लिया, समेशन एम आर स्क्वायर समेशन एम एक्स स्क्वायर समेशन एम वाई स्क्वायर करा, इसकी वैल्यू होती है आई जेड, इसकी आई एक्स, इसकी आई वाई। आ गया प्रूफ। बहुत ईजी है, बस आपको एक बार अच्छे से समझने की देर रहती है और क्वेश्चन
वाली एक और एक्सिस होती है ना, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर होता है, एक पैरेलल होता है। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में according to this theorem the moment of inertia of body about given axis of rotation is equal to the moment of inertia of body about the axis passing through the center of mass and parallel to given axis and the product of mass of body and the square of distance between the axis। देखो बेटा दो एक्सिस को कंसीडर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एक तो ये रिजिड बॉडी के सेंटर से जा रही है, मतलब ये वाली सेंटर से जा रही है ये, और एक नई एक्सिस है, इसको दे दिया मैंने आई डैश नाम दे दिया। इसके अलॉन्ग इनर्शिया हो गया आई डैश, इसके अलॉन्ग इनर्शिया क्या हो जाएगा आई सी एम। अब ये जो बोल रहे हैं आपको वो जो पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग इनर्शिया निकालना है ना, वो इक्वल होगा, यानी आई डैश इक्वल होगा उस एक्सिस के इनर्शिया के जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, मतलब आई सी एम, प्लस जितना भी मास है बॉडी का वहाँ पर बॉडी के अंदर, मतलब जो रिजिड बॉडी लिया उसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसके और डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस कौन सी, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी आई डैश इक्वल्स टू आई सी एम प्लस समेशन प्लस एम डी स्क्वायर। फिर से बोल रही हूँ, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गई उसके पैरेलल है, उसके अलॉन्ग जो इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ उस एक्सिस के जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो ये इक्वेशन है आई डैश इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पर आपको दो एक्सिस दिख रही है, एक ओ मतलब सेंटर ऑफ मास से जा रही है और एक आई डैश, जो एक पी पॉइंट आपने कंसीडर करा वहाँ तक की रेडियस है आर, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा डी, ठीक है, और ये है आर। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ से आर तक की निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी आर एम आर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक्सिस जो कि पैरेलल है, मतलब आई डैश, तो समेशन एम तो रहेगा बेटा, लेकिन आर प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा, लगा दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बेटा, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी, समेशन एम का अंदर मल्टीप्लाई समेशन एम आर स्क्वायर समेशन एम डी स्क्वायर समेशन एम आर डी इंटू टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ समेशन एम और समेशन डी को अलग अलग कर दो, ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है, जो समेशन एम का मतलब क्या हो जाएगा पूरे होल का मास, और 2D समेशन एम आर मतलब बॉडी सेंटर की अगर हम अलॉन्ग की बात करते हैं तो इस वाली वैल्यू सेंटर पे क्या होती है जीरो होती है, मतलब बॉडी क्या होती है सिमेट्रिक रहती है, तो हम बोलते हैं समेशन एम आर की वैल्यू होती है जीरो। तो आई डैश इक्वल्स टू मिलेगा आई सी एम, क्योंकि समेशन एम आर स्क्वायर होता है आई सी एम, समेशन एम को हम कैपिटल एम लिखेंगे, डी स्क्वायर एज इट इज, ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। सो देख रहे हैं आप, जैसे आई डैश इक्वल्स टू क्या मिला हमें आई सी एम, समेशन एम को लिख दिया हमने एम, 2D समेशन एम आर की वैल्यू जीरो, तो आई डैश इक्वल्स टू क्या मिला आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बिकॉज जो बॉडी होती है ना सेंटर ऑफ मास पे क्या होती है बैलेंस होती है, तो इस वाली वैल्यू की क्या हो जाती है, इस वाली वैल्यू है ना बेटा एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा इसमें आपको निकालने के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपको जो इनर्शिया रहता है वो वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आई क्या होता है समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे बार बार इसलिए याद रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है नॉर्मली अगर हमने देखिए तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ई इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज़ फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज़ फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सेम डायग्राम है, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिए जिसमें R1 M1 है, एन पार्टिकल्स ले रखे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बॉडी रोटेट कर रही है तो हर बॉडी के साथ मोशन के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर। लेकिन हमने पढ़ रखा था सर्कुलर मोशन में कि v इक्वल्स टू क्या होता है आर ओमेगा, तो हम यहाँ पे v1 की जगह रख सकते हैं r1 ओमेगा का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो फाइनली हमें E1 क्या मिला m1 हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कांस्टेंट होती है। सिमिलरली E2 निकाल लिया हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, En निकाल लिया हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब कंबाइन निकालना मुझे तो अलग अलग थोड़ी चाहिए, तो सबको प्लस कर दो बेटा। सबको जब आपने प्लस किया तो सब में से कॉमन आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अंदर बचा समेशन एम आर स्क्वायर मतलब m1 r1, तो समेशन एम आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आई, तो ई इक्वल्स टू क्या मिला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या करा हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट की, वो निकली E1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे दूसरे पार्टिकल की सिमिलरली करके लिख दी, सबको सम
एम आर स्क्वायर क्या होता है, इनर्शिया होता है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल दी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बेटा एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम का भी मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू पी इंटू आर। पी को लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो एल हो गया एम आर क्रॉस वी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से हम इसके डायरेक्शन का पता लगाते हैं। लीनियर मोशन में मास होता है, इधर इनर्शिया होता है, वेलोसिटी होती है, इसकी ओमेगा होती है, एक्सेलरेशन होता है अल्फा होता है, पी एम वी होता है, यहाँ पे एल आई ओमेगा होता है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने एल इक्वल्स टू हमें आई ओमेगा प्रूफ करना है। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और इनर्शिया आई है, तो हमें एल इक्वल्स टू आई ओमेगा हमें प्रूफ करना है बेटा। बहुत ईजी है, सेम एक रिजिड बॉडी सेम बनानी है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने लिए हैं। इनर्शिया सेम लिखना, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री डैश डैश डैश, जिसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर। वेलोसिटीज़ कंसीडर कर लिए हर पार्टिकल के अलग अलग। पहले पार्टिकल का निकालना सीखो आप बस। तो L1 निकाल रही हूँ, तो L1 होगा M1 V1 R1, ठीक है। V को लिख सकते हैं R1 ओमेगा और R1 एज इट इज़ क्या मिला M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ये आ गया पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली सेकेंड का, थर्ड का और n पार्टिकल्स का हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबको सम कर दिया, सब में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा कॉमन आया। इसको लिख सकते हैं समेशन एम आर स्क्वायर। समेशन एम आर स्क्वायर वैल्यू होती है आई की, तो एल इक्वल्स टू क्या मिला हमें, आई ओमेगा। हाँ नेक्स्ट व्हाट इज टॉर्क, उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन टॉर्क। ये इट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इट इज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो देखो ये एक इनर एक्सिस है, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई r। तो इस पे जो टॉर्क लगा वो क्या हो गया f इंटू आर। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क को लिख सकते हैं r क्रॉस f। इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चलता है। पॉजिटिव टॉर्क होता है, नेगेटिव टॉर्क होता है, जीरो टॉर्क होता है। पॉजिटिव टॉर्क जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, नेगेटिव टॉर्क जब क्लॉकवाइज रोटेट करे, और जीरो टॉर्क जब जीरो ही होता है, उसमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। नाउ यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m1 स्क्वायर ml2 स्क्वायर सॉरी ml2 t माइनस 2 होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन यूनिट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा प्रूफ करना है हमें। सेम रोटेटिंग बॉडी आपने कंसीडर कर रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबका अलग अलग, तो देखो आई इक्वल्स टू मिल गया समेशन एम आर स्क्वायर। अब पहले पार्टिकल का आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, क्या, टॉर्क। तो टॉर्क 1 F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई R1। F1 को हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से M1 A1 R1 लिख सकते हैं। अब सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि A होता है R अल्फा, तो इसको R1 अल्फा R1, तो ये कंबाइनली क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा आ गया पहले पार्टिकल का। दूसरे का क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। n पार्टिकल्स का आ जाएगा Mn Rn स्क्वायर अल्फा। सबका सम कर दो, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा, क्योंकि एंगुलर स्क्वायर को तो हम आई लिखते हैं, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, आई अल्फा। तो ये होता है रिलेशन टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो बेटा हमने आज के टॉपिक में रोटेशनल मोशन के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, वो हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझी, रिलेशन देखा एंगुलर मोमेंटम से, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, टॉर्क और इनर्शिया में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में कवर करी है। थैंक यू बेटा।